हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुपम गिरी पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो आइए उस नोटिफिकेशन के बारे में हम सभी देखते हैं। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बारीकी से हर एक पॉइंट को टच करेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन निकला है वो विज्ञापन संख्या 2/23A के नाम से निकला है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा 15 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक। ठीक। और ये जो नोटिफिकेशन है, आप लोगों को याद होगा कि एक नोटिफिकेशन आया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन 2023 में। वो था विज्ञापन संख्या 2/2023 के नाम से। तो उसको इसमें मर्ज किया गया है, उसके पोस्ट को प्लस कुछ और पोस्ट, आपका 2976 और पोस्ट जोड़कर ये नोटिफिकेशन निकाला गया, ये भर्ती निकाला गया है। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो 2023 में नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो उसका अभी तक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। ठीक। अब आगे आइए देखते हैं। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियों की अधियाचनाएं प्राप्त हुई हैं। मतलब जब ये 2023 में फॉर्म आया था, उसके बाद से 10,976 और पोस्ट उस फॉर्म में जुड़कर ये वाला नया फॉर्म आया है। आगे आइए हम सभी देखते हैं। इसमें दिया है कि इस प्रकार विज्ञापन संख्या 2/23A हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 23,175 है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि कुल संख्या 23,175 हो गया है। पहले लगभग 13,000 करीब था, तो 10,000 नए पोस्ट जुड़े हैं, तो 23,175 हो गया है। अब विज्ञापन संख्या 2/23A के आलोक में ही परीक्षा संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मतलब अब ये जो भी इंटर स्तरीय एग्जाम होगा, वो आपका विज्ञापन संख्या 2/23A के अधीन हर एक कार्य इसका होगा। अब आगे देखिए। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 2/23 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 2/23A हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो लोग पिछले वाले फॉर्म को भरे हैं, उसको नया फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या 2/23A हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नांकित तालिकाओं के सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। अर्थात जो लोग पहले वाले फॉर्म को भरे हैं और जो लोग अभी भरेंगे, दोनों लोग इन सभी सारे पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं परीक्षा देने के लिए। ठीक। तो आइए हम आगे देखते हैं इसमें और कुछ अपडेट। तो ये सब सारी पोस्टें हैं, तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। ये हम सभी देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, उसमें क्या है। और अगर आप सभी लोगों को चाहिए कि हाँ पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम पोस्ट के बारे में भी डिटेल जानकारी उपलब्ध करा देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, कुल पोस्ट 23,175 है, ये मेल के लिए है। और कुल पोस्ट फीमेल के लिए 7,394 है। ठीक। अब यहाँ पर है कि राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। तो बिहार राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण दिया हुआ है। तो उन महिलाओं को ये आरक्षण मिलेगा जो केवल बिहार के निवासी होंगे, बाहरी महिलाओं को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और यहाँ पर है कि ये रिक्तियाँ घट और बढ़ भी सकती हैं। ठीक। आगे हम लोग शैक्षिक योग्यता के बारे में देखते हैं। शैक्षिक योग्यता में कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष एवं मतलब
उन्हें शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन का अंतिम डेट है उसके पहले तक आप लोगों का शैक्षणिक योग्य होना अनिवार्य है। अब आइए आगे देखते हैं। अगले पृष्ठ पे दिया है आरक्षण के संबंध में है कि आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक। अब एक और पॉइंट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कि मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य हो गया उनका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। और इसमें क्या क्या रहेगा, एक जाति प्रमाण पत्र, दूसरा है अस्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। अब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या है, पिछड़े वर्ग के लिए दिया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक। अब आइए सी में देखते हैं क्या लिखा है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम, मतलब जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, मतलब पिता पक्ष से जारी होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ठीक। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दिया नहीं होगा। ठीक। आगे आइए हम लोग देखते हैं। दूसरा, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि बीसी कोई कोटि के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय ईबीसी अंकित करते हैं तथा प्रमाण पत्र समीक्षा के दौरान बीसी कोटि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर आप फॉर्म भरते समय गलती से या जानबूझकर अपने सही जाति को न दर्शाकर जाति का गलत तरीके से लाभ लेने के लिए दूसरी जाति को दर्शाएंगे और कागज जांच होते समय अगर आपका ये गलती पकड़ा गया तो आपको जनरल में माना जाएगा, न कि जिस जाति में हैं आप उस जाति या जो फर्जी लगाए हैं उसमें। ठीक। अब आइए आगे। आगे है कि संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। मतलब जो 35% महिलाओं का आरक्षण है वो केवल और केवल बिहार के निवासी महिलाओं को ही मिलेगा, बाहरी राज्य के निवासी महिलाओं को नहीं मिलेगा। ठीक। आगे आइए। आगे दिया है कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। ये कह रहा है कि आप आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो देंगे वह पति के पक्ष में होगा। महिलाओं के लिए बोला गया है, विवाहित महिलाओं के लिए वो पति के पक्ष से होगा, मतलब पति के गांव साइड से होगा। और जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो पिता के पक्ष से होगा, पिता के गांव साइड से होगा। ठीक।
आगे आइए हम देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि या संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी प्रमाण पत्र जो इस फॉर्म को भरते समय लग रहा है वह फॉर्म के अंतिम तिथि तक के पहले का होना चाहिए। ठीक, अब आइए हम सभी उम्र सीमा को देख लेते हैं। उम्र सीमा में कह रहा है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। इसमें दिया गया है कि आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित पुरुष का जनरल का 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों का 40 वर्ष, अनारक्षित महिला का 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला का 42 वर्ष। और अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है, चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, तो उसको जितना भी ये दिया है इसमें आप प्लस 10 साल जोड़ लेंगे। ठीक, अब आइए हम आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ और मेंशन है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। मतलब आपका जन्मतिथि जो देखा जाएगा वह आपके कक्षा 10वीं के मार्कशीट के आधार पर ही देखा जाएगा और माना जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं क्या है। आगे है कि परीक्षा शुल्क। तो इसमें आपका परीक्षा शुल्क 100 रुपये केवल है। ठीक, और परीक्षा की प्रकृति हम देखते हैं। परीक्षा की प्रकृति आपका ऑब्जेक्टिव होगा और ये कह रहा है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। वो तो स्वाभाविक बात है, होगा ही। और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। तो ये भी संभावना है कि हाँ होगा ही, 1 से अधिक चरण में परीक्षा होगा। इसके आगे लिखा विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। जब कई चरण में परीक्षा होगा तो परीक्षा का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन करके निकाला जाएगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों की 5 गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों से पदों की प्राथमिकता प्राप्त की जाएगी। मतलब आप जो प्रारंभिक परीक्षा देंगे उसमें जो पास होंगे तो कुल सीट का 5 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक, आइए अगले टॉपिक देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्न विषय होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान होगा और मानसिक क्षमता जांच होगा। ठीक, इसमें वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा अवधि कुल 2 घंटे 15 मिनट होगी। कितना होगी? 2 घंटे 15 मिनट होगी। और एक चीज और है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एग्जाम परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान देना चाहिए कि अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक ला सकते हैं केवल। पहला समान अध्ययन खंड का, दूसरा गणित खंड का, तीसरा सामान्य विज्ञान खंड का। लेकिन इसमें क्या है कि वो पुस्तक केवल एनसीईआरटी या बीएसईबी या आईसीएसई बोर्ड का होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी आपका
किताब मान्य नहीं होगा, चाहे वो कोई गाइड हो या किसी का फोटो कापी हो या हस्तलिखित कागज हो या नोट्स हो या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, चाहे लुसेंट ही क्यों ना, ये सब नहीं आपको ले जाना है। और अगर जो आप एनसीईआरटी, बीएसई या आईसीएसई का किताब लेकर जाएंगे, उस पर आप अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे। अगर इसके अलावा आप कुछ सामग्री ले जाते हैं तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द करने हेतु विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। तो इसमें जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो समसामयिकी से आएंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश से आएंगे। सामान्य विज्ञान में आप भौतिक से भी आ सकता है, रसायन से, जीव विज्ञान, भूगोल से आएगा, गणित से आएगा। गणित में आपका संख्या पद्धति, उसके बाद पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि का प्रश्न आएगा। उसके बाद मानसिक क्षमता और जांच का भी रीजनिंग में प्रश्न आएगा। ठीक, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन आपका 15 अक्टूबर 2025 से शुरू है और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25/11/2025 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27/11/2025 है। ठीक, और ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको कम से कम इतने कागज तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ये सब का जरूरत पड़ेगा, जैसे मैट्रिक का अंक पत्र, इंटरमीडिएट समकक्ष से संबंधित अंक पत्र, उसके बाद कंप्यूटर का आपके पास कोई ज्ञान हो तो उसका डिग्री रख लीजिए, अस्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र रख लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी हो उनके आप पोता पोती हो तो उसका एक प्रमाण पत्र रख लीजिए, दिव्यांग हो तो वो प्रमाण पत्र रख लीजिए, और अगर संविदा के हों और फॉर्म भरे हैं तो उसका प्रमाण पत्र रख लीजिए अनुभव का, अगर उम्र में छूट चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र रख लीजिए। ठीक, अब आइए आगे हम देखते हैं। आगे है आपका, आगे करा है कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है और किसी भी अगर एक से अधिक आप फॉर्म भरते हैं तो आपके अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा, यहाँ पर ये दिया गया है। आगे ये हम देखते हैं सभी। दूसरा मेन पॉइंट कर रहा है कि विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पर रूप धारण करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कई लोग फोटो मिक्स करके अपने स्थान पर दूसरे को बैठा देते हैं, तो उसके निदान के लिए यहाँ पर कहा है कि परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन और आइरिस कैप्चर लिया जा सकता है, मतलब लिया ही जाएगा, ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन आइरिस कैप्चर का मिलान किया जा सके। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन आइरिस कैप्चर मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा विधि सम्मत यथायोचित कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप लोग अपना सही फॉर्म भरिएगा, ऐसा कोई गलती मत करिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम सेंटर में जाकर फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। उसके बाद आगे है कि मुख्य परीक्षा के पश्चात उत्तीर्ण उम्मीदवारों को कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। मतलब आप जब मुख्य परीक्षा दे लेंगे तो उसके बाद आपको कंप्यूटर का एग्जाम होगा। कंप्यूटर जांच के संबंध में लिखित परीक्षा के उपरांत विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक, तो यही इतना सारा चीज़ है इस नोटिफिकेशन में। आपका ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 के रात्रि 12 बजे तक होगा, जबकि आप फीस केवल 25 नवंबर तक ही भर पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द फॉर्म को भर लीजिए। तो यह नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हमें लगता है कि कवर हो चुकी हैं। आप लोग इसे देखकर अपने फॉर्म को भर लीजिए, और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसके बारे में बताएं, जिससे वो भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।